हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज स्टार्ट हो रही है क्लास संस्कृत की। देख के पता चल गया होगा आप लोग को थंबनेल से कि यह संस्कृत की क्लास है। तो मैंने कुछ आप लोग को कंप्यूटर की क्लासें करवा दी हैं और कुछ मैथ की। सोचा कि साथ में संस्कृत को भी लेते चलूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी करके पढ़ते जाएंगे तो पेपर तक आप लोग को तैयार हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अभी पेपर की कोई डेट आई है नहीं है, पर फिर भी हम लोग को पूरा फोकस अपनी स्टडी में करना है। तो ये है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में सबसे पहले क्या आता है अधिकतर संस्कृत में कि संस्कृत का अर्थ क्या होता है। कभी आप पूछता है और कभी नहीं पूछता है। तो हमें हमेशा वो चीज़ें तैयार करके रखनी है कि जो भी चीज़ पूछ ले वो हमें तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो संस्कृत में पूछता है कि संस्कृत क्या है, संस्कृत का अर्थ क्या है। तो हमें बताना है संस्कृत का शब्दार्थिक अर्थ। संस्कृत का होता है संस्कारित। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है संस्कारी। संस्कारी का मतलब क्या होता है संस्कार से भरा हुआ। ये संस्कारों में संस्कृत में सुधारी गई हुई भाषा। ठीक है, जो व्यक्ति पूरी तरह से संस्कारित होता है, हम अधिकतर लोगों को कह देते हैं बड़ा संस्कारी बच्चा है। क्यों है? क्योंकि उसमें संस्कार होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये संस्कारी बच्चा है। ठीक है, तो संस्कारित का अर्थ क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं अर्थात संस्कृत में सुधारी गई भाषा। ठीक है, तो ये हुआ संस्कृत का अर्थ। समझ में आ गया आप लोग को कि संस्कृत का अर्थ क्या है, संस्कारित अर्थात संस्कृत में सुधारी गई भाषा। अभी तक कोई टफ लगा आप लोग को? सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने क्या पढ़ाया आप लोग को कि संस्कृत का अर्थ क्या होता है, जिसको हम संस्कारित बोलते हैं। संस्कारित का अर्थ क्या होता है, संस्कृत में सुधारी गई भाषा। ठीक, अभी तक कोई टफ नहीं था। अब इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि वर्ण और अक्षर किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के हिंदी में भी आता है और ये आप लोग का संस्कृत में भी आता है। तो दोनों की ग्रामर लगभग सेम होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग को इसको पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से तो आप लोग को हिंदी में पढ़ने की कम ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आप लोग को कुछ हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो वर्ण और अक्षर किसे कहते हैं, ये वर्ण हो गए और ये अक्षर हो गए। तो अब पहले हम समझते हैं कि वर्ण और अक्षर होता क्या है। तो जैसे कि मैं लेती हूँ ये भाषा, भाषा शब्द लिया, तो ये भाषा क्या है, ये भाषा है पूरा वर्ण। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वर्ण। वर्ण किसको बोलते हैं, शब्द को। ठीक है, तो ये वही वर्ण है। मेन मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, वैसे है नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, इसको बोला वर्ण। और अक्षर क्या है, इसका हमने भा ले लिया। इसमें क्या है, आ की मात्रा भी है, इसमें क्या है, सा भी है, प्लस आ की मात्रा भी है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे अक्षर हो गए। अब अक्षर शब्द में ही देख लीजिए, आ हो गया, छा हो गया, रा हो गया, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए अक्षर। ठीक है, इन सब अक्षर शब्द को मिला दिया गया, इन सब को अगर मिक्स कर दिया गया तो क्या बन गया, अक्षर। ठीक है, तो जब अलग अलग शब्द जैसे का, खा, गा, घा, ये सब क्या है, ये सब हमारे अक्षर हैं। और जब हम सब इन्हीं को मिला देते हैं तब हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है वर्ण। सारे इनको अलग अलग रखते हैं तो क्या होते हैं, अलग अलग जब हम रखते हैं तभी अक्षर कहलाते हैं। जब इन सबको हम साथ में जोड़ देते हैं तब ये हमारे क्या बन जाते हैं, वर्ण बन जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को कि वर्ण और अक्षर क्या था। अब लिखते हैं वर्ण। हम मुख से जिन वाणियों का क्या करते हैं, प्रयोग या उच्चारण करते हैं, उसे वर्ण अथवा
तो किस मीन्स क्या हुआ कि जब हम मुख से अपने जिन वाणियों का प्रयोग करते हैं, हम जो भी बोल रहे हैं या हम जो उच्चारण कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको वर्ण भी कहते हैं, वचन। क्योंकि हमारे मुंह से क्या निकल रहे हैं, हमारे मुंह से छोटे छोटे वर्ण भी निकल रहे हैं, हमारे मुंह से छोटे छोटे अक्षर, उन सबको मिला के क्या हो रहा है, अक्षर भी हो रहा है। तो एक दोनों चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं वर्ण और अक्षर किसे कहते हैं, दोनों को कहते हैं। तो दोनों ही हमारे मुँह से निकलते हैं, हमारे मुँह से छोटे छोटे वर्ड भी निकलते हैं और उन्हीं का मिक्सचर रूप भी निकलता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे कि हमारे मुंह से जो वाणियाँ निकलती हैं, सीधा सीधा आप लोग को पेपर में लिख देना है कि हम जो बोलते हैं या हमारे मुंह से जो वाणी निकलती है उसको हम वर्ण और अक्षर कहते हैं। ठीक है, अभी तक का कोई टफ लगा आप लोग को? अभी मैंने क्या पढ़ाया आप लोग को कि संस्कृत का अर्थ क्या होता है। तो संस्कृत का अर्थ आप लोग का होता है संस्कारित। संस्कारित का अर्थ क्या होता है, जो संस्कृत में सुधारी गई भाषा। वर्ण अक्षर किसे कहते हैं, तो हमारे मुंह से हम जो मुंह से बोलते हैं या हमारे मुंह से जो उच्चारण होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण और अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो बताया था कि वर्णों के समूह को क्या कह देते हैं, इसमें बताना है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। अगर क्वेश्चन में आ गया आप लोग के कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला में आपको बता देना है कि वर्णों के समूह, जो छोटे छोटे वर्ण होते हैं, जैसे ये पूरा वर्ण हो गया, तो वर्णों के समूह को हम क्या कह देते हैं, हम वर्णमाला कह देते हैं। तो वर्णमाला अगर पूछा गया तो आप बता देंगे, वर्ण और अक्षर पूछा गया तो भी आप बता देंगे। अब वर्णों के प्रकार देते हैं। ठीक है, वर्णों के प्रकार। तो वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक क्या होता है, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। ठीक है, एक क्या हुआ, एक स्वर हुआ, दूसरा क्या हुआ, दूसरा व्यंजन हुआ। तो स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये आप लोग को पता भी है, पर फिर भी एक बार मैं आप लोग को रिवीजन करा देती हूँ। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे स्वर। ठीक, तो संस्कृत में स्वर को स्वर नहीं कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं। क्या कहते हैं, अच। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी आप लोग का आ जाएगा कि स्वर किसे कहते हो, और कभी क्वेश्चन आ सकता है कि अच किसे कहते हैं। तो घबराना नहीं है, अच भी आप लोग को याद करके रखना, स्वर और स्वर भी याद करके रखना है। ठीक है, अगर हिंदी में आ गया तो आप लोग का स्वर आ जाएगा, संस्कृत में पूछा गया तो आप लोग को अच है। तो बस एक ही चीज़ आप लोग को याद रखनी है ना, क्योंकि कई बार अगर आप अपनी आंखों से भी देखते जाएंगे उस क्वेश्चन को रोज़, तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, स्वर को क्या कहते हैं, इसको हिंदी संस्कृत में अच कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्या लिखना है कि वह ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है। स्वर क्या होते हैं, यह वह जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती है, अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो उन उच्चारणों को हम क्या कहते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। स्वर अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं, इसमें कुछ भी जोड़ने की या ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे उसमें होता है कि एक आ होगा, एक बड़ा भी है, तो बड़ा आ जो होगा तो हमारे दूसरे वर्डों में लगेगा, जैसे ज्ञा हुआ। ठीक है, तो कहते हैं कि ज्ञा किन शब्दों से मिलकर बना होता है, जा और आ से। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है ना। इसी तरह छा भी होता है, इसी तरह ता
त्रा भी होता है। तो त्रा किन शब्दों से मिलकर बना होता है? ता और रा से। तो ये इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वैसे ही ये सारे जो व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन किसी न किसी शब्दों से मिलकर बने होते हैं। बट इनमें क्या, किसकी ज़रूरत पड़ी? इनमें ज़रूरत पड़ती है स्वर की। तो स्वरों की ज़रूरत व्यंजनों को पड़ती है, बट स्वरों को अगर मैं जैसे कहूँ एक तरफ अगर मैं लिखूँ स्वर, दूसरी तरफ क्या लिखूँ? व्यंजन। तो जब स्वर बोले जाते हैं तब इन्हें व्यंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होती है? व्यंजन की ज़रूरत इन्हें नहीं पड़ती। पर जब व्यंजन बोले जाते हैं तब इन्हें क्या होती है? स्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके प्रकार या इसके भेद कहें तो स्वर के कितने होते हैं? 3 होते हैं। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा कौन सा है? विलुप्त स्वर। ठीक है। तो इसमें पहले हमने वर्णों के प्रकार पढ़े थे। तो वर्ण के कौन कौन से थे? उसके स्वर और व्यंजन थे। अब स्वर में कितने प्रकार हैं? स्वर के 3 प्रकार हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण के कितने प्रकार हुए थे? वर्ण के 2 हुए थे। स्वर हुआ था, दूसरा क्या हुआ था? व्यंजन। तो इस स्वर के कितने प्रकार हुए? इस स्वर के 3 प्रकार हुए। हास्य, दीर्घ, और कौन सा हुआ? विलुप्त। ठीक है। तो ये थी इसका पूरी साइकिल। तो इसके कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार, हास्य, दीर्घ और विलुप्त। तो अब पढ़ते हैं पहले हास्य के बारे में कि हास्य स्वर क्या होता है। कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है उसे ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे हास्य स्वर कहते हैं। जैसे कि आ हो गया, ई हो गए, ऊ हो गए। ठीक है। तो ये क्या है? ये सारे एक मात्रा के उच्चारण हैं। इनमें एक ही एक मात्रा होती है। आ, ई, ऊ, कभी कभी इसी में ऋषि भी ऐड हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये हास्य स्वर हो गए आप लोगों के। ये जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होते हैं? एक मात्रा का प्रयोग होता है, वे क्या होते हैं? वो हास्य स्वर होते हैं। अब इसके आगे आते हैं दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, क्या हो? 2 मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? 2 मात्रा का समय लगे, तो उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें जैसे क्या होता है? बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ये सब में क्या होता है? 2 मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो जिन वर्ण स्वरों में 2 मात्रा का प्रयोग हो तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। तो एक मात्रा के प्रयोग में क्या होता है? एक मात्रा का जहाँ प्रयोग होता है वो हास्य स्वर होता है।
जिसमें 2 मात्रा का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके बाद आते हैं विलुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का प्रयोग हो उसे विलुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें चिन्ह कैसा होगा, ऐसा। पर अब इसके बाद आते हैं व्यंजन। जो व्यंजन है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, हल। ठीक है, उसको क्या कहते थे, स्वर को हम आज कहते थे, व्यंजन को हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसमें लिखेंगे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता उसे क्या कहेंगे, उसे व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता। हर एक व्यंजन में क्या ज़रूरत पड़ती है, स्वर की ज़रूरत पड़ती है। हर एक जो व्यंजन है वो स्वरों से मिलकर बना होता है। तो जो स्वर से मिलकर बने होते हैं वे क्या होते हैं, वे व्यंजन होते हैं। इनकी अगर टोटल संख्या की बात की जाए तो टोटल संख्या इनकी कितनी है, इनकी टोटल संख्या है 33। ठीक है, कौन है, टोटल संख्या है इसकी, टोटल संख्या कितनी है इनकी, 33 है। पर कुछ चीज़ों में, जैसे कि महेश्वर सूत्र के अनुसार अगर देखें, और महेश्वर सूत्र किस में आता है, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में आता है, वो हिंदी में नहीं आता। तो अगर महेश्वर सूत्र की बात की जाए तो वो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्शी, अंत्यस्थ और ऊष्म। तो इन सब के बारे में कल डिस्कशन होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको महेश्वर सूत्र के बारे में बताऊंगी, उसके प्रकार, और स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ क्या होते हैं, ऊष्म क्या होते हैं। तो इन सारे व्यंजनों के बारे में बताऊंगी बहुत ईजी तरीके में, जैसे कि आज के बारे में बताया गया था। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है कि संस्कृत है तो समझ में आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल ईजी फॉर्म में बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।